तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम बेसिक डेफिनेशंस के अंदर बात करें तो ऑर्गेनिक कहाँ से हमारे पास आता है? ऑर्गेनिक जो का वर्ड जो है हमारे पास ग्रीक से निकला हुआ है, और इट मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विच मीन्स ऑर्गेनिक का it has to do with everything about the living organism. Compound structure जो इसका होता है, that's very much common in our body. हमारी living organisms के अंदर it plays an important role. So study of compounds of compounds of कार्बन जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हाइड्रोकेमिस्ट्री के साथ मैच, हाइड्रोकार्बन्स के साथ मैच नहीं करना। ओल्डो हाइड्रोकार्बन इज अ ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योरली हम डिस्कस कर रहे होते हैं कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स के बारे में। बहुत डिटेल स्टडीज आएगी उसके अंदर जितना भी है। तो बिल्कुल पहला पॉइंट है, एज यू कैन सी है, कैटिनेशन वाला, एंड इट्स इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। कैटिनेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि कैटिनेशन बेसिकली चेन, ग्रीक वर्ड में एक वर्ड होता है हमारे पास कैटना, उसमें से निकला है जिसका मतलब चेन होता है। सो कार्बन की, कार्बन कंपाउंड्स की या कार्बन के अंदर टेंडेंसी होती है टू मेक लॉन्गर चेन्स, जिनकी वजह से हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं हमारे पास, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी करती हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा, आपने होमोलोगस सीरीज पढ़ी होगी। होमोलोगस सीरीज के अंदर आपने बात की थी कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ईच नेक्स्ट कंपाउंड इन सीरीज जो होता है वो CH2 के उससे इंक्रीज होता है। तो वह तमाम चीजें रिकॉग्नाइज दैट हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। मैंने अभी भी आपको बात की कि जब हम कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन के बारे में बात करेंगे, ऑब्वियसली कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन एटम्स थ्रू आउट द लॉन्ग चेन्स, तो उनको हमने डिस्कस करना है। दैट वुड कम अंडर द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देन वी हैव टू स्टडी अल्केन्स विद नो फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास होमोलोगस सीरीज आती हैं, बल्कि होमोलोगस सीरीज नहीं, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं हमारे पास। फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, जो हम लोग बहुत सुपरफिशियली हमने नाइन्थ तक पढ़े हुए हैं, अल्केन्स आते हैं, अल्कीन्स आती हैं, अल्काइंस आती हैं, अल्कोहल्स आते हैं, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं। फिर हमारे पास और क्या था, हमने लास्ट ग्रेड में कीटोन्स पढ़े हुए हैं, एल्डिहाइड्स पढ़े हुए हैं। कीटोन्स कौन से होते थे? C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड्स क्या होते थे? C डबल बॉन्ड O H। अल्कोहल क्या होता था? OH। अल्काइन हमारे पास क्या होता था? अल्काइन हम किसको कहते थे? अल्काइन सर। ट्रिपल बॉन्ड होते थे ट्रिपल हमारे बॉन्ड पास। होते थे सर। ठीक है, अल्कीन्स डबल बॉन्ड होते थे, और अल्कीन्स हमारे पास क्या डबल होते बॉन्ड। थे? सिंगल बॉन्ड होते थे। तो खैर हम इनको दोबारा से रिपीट करेंगे भी, इसके अंदर के फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द स्टडी, स्ट्रक्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे, फंक्शनल ग्रुप्स का एक पूरा एक टॉपिक है डिटेल के अंदर जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्रेट द जनरल फॉर्मूलाज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। ऑर्गेनिक सीरीज में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके जनरल फॉर्मूलाज क्या होते हैं हमारे पास। डिस्क्राइब द यूज ऑफ सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर फॉर सिंपल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन उसमें जो आते हैं एलिफेटिक, उनको बोलेंगे। रिड्यूस द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड गिवन इन स्ट्रक्चर डिस्प्लेड एंड स्केलेटल फॉर्मूलाज। ये आज का है हमारे अंदर, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक 8 to 10 जो है इंशाल्लाह विल डू इन द नेक्स्ट लेसन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट बेसिस जो हम लोगों ने बात करी थी, कैटिनेशन। कैटिनेशन हमारे पास क्या होती है? एबिलिटी ऑफ कार्बन टू मेक लॉन्गर चेन्स। तो यहाँ पे उसने डिस्कस किया हुआ कि वर्ड कैटिनेशन कम्स फ्रॉम कैटेना विच मींस चेन्स। तो एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। आपको याद होगा अपने नाइन्थ या सॉरी 10th ग्रेड के अंदर, अब तो नाइन्थ में भी ऐड हो गया बट बहुत बेसिस का है, आप लोगों ने पढ़े थे स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड।
याद है? यस एरोमेटिक, सर। जिनको आपने एरोमेटिक भी नाम दिया था, तो वो यहाँ पे रिपीट होंगे हमारे पास। देयर आर सम अदर एलिमेंट विच टेंड टू शो दिस लिमिटेड कैटिनेशन। आपको याद होगा, आप लोगों ने जब स्ट्रक्चर्स के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा था, वहां पे आपने सिलिकॉन के बारे में पढ़ा था, जब आप उसको कंपेयर करे थे कार्बन के साथ, डायमंड के स्ट्रक्चर के साथ। सिलिकॉन और डायमंड का स्ट्रक्चर कंपेरेबल होता है ना आपस में। तो सिंस दे क्योंकि दोनों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, दोनों स्ट्रॉन्गर होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे पास, वेरी हार्ड इन नेचर होते हैं, मल्टी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर। तो वो कह रहे हैं कि नॉट ओनली कार्बन बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं हमारे पास नेचर में जो कि लॉन्ग चेन को चेन प्रोबेबिलिटी शो करते हैं, बट उसमें लॉन्गर चेन नहीं बन सकती जितनी लंबी चेन हम लोग किसमें डिस्कस कर सकते हैं, कार्बन के केस में डिस्कस कर सकते हैं। कैटिनेशन की इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कैटिनेशन ऑफ कार्बन मेकिंग सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अटैचमेंट ऑफ कार्बन्स विद अदर एलिमेंट्स। तो मैं इसमें आएगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात आ जाएगी। ये उसने कहा हुआ है कि द एक्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। उसमें सबसे पहली रीजन क्या आती है? कैटिनेशन की, उनकी स्टेबिलिटी की, एंड टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू अटैच विद अदर एलिमेंट्स। इनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं, जो आपने यहाँ पीछे पढ़ा भी होगा। अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास नोन सो फॉर है, जो कि कंबाइन ओवरऑल एलिमेंट्स नोन टू अस के कंपाउंड से क्या ज्यादा है, सिर्फ कार्बन के इतने बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। आगे यहाँ आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन भी हुई है, हम उसको आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है मोलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। इन दोनों से आप इंट्रोड्यूस जरूर हैं। मोलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? होल नंबर फॉर्मूला हमारे पास, एक्चुअल फॉर्मूला भी जिसको हम कह सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स होती है इसके अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं C2H6 की, या C3H8 की बात करूं, तो ये इनके ये क्या है मेरे पास? ये इथेन है, और ये मेरे पास क्या है? प्रोपेन। क्योंकि आपको जनरल नॉलेज तो है ही है ना, 9th 10th में से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की, इस वजह से मैंने यस एग्जांपल्स सर। को यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक बेसिक। तो ये इनके कौन से बनेंगे? मोलिकुलर फॉर्मूलाज बनेंगे। और अगर मैंने में से टू को कॉमन ले लूं, इसमें से टू को कॉमन ले लूं, तो पीछे क्या रह जाएगा? CH3। और इधर से थ्री को कॉमन ले लूं तो पीछे क्या रह जाएगा? नहीं, थ्री इसमें कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसमें हम क्या लेंगे? C3। इसका नहीं बनेगा सर। ये इसका यही बनेगा। ठीक है। तो ये जो हमारे पास होता है ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, और ये जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है इसको मोलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं। बट ऑब्वियसली जब हम इन चीजों को डील करते हैं, हमें कुछ इश्यूज आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके मोलिकुलर फॉर्मूलाज और एम्पिरिकल सॉरी जिनके एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं, बट दे आर डिफरेंट कंपाउंड। जैसे अगर हम लोग शुगर्स की बात करें, तो शुगर के केस में जो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और जो सुक्रोज और ग्लूकोज, इनमें प्रॉब्लम आती है हमारे पास। एथेनोइक एसिड ग्लूकोज का फॉर्मूला एम्पिरिकल जो है वो सेम बनता है। बट जनरली एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे आगे उसने टेबल भी दिया हुआ है कि एथनॉल है तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6OH, C2H4O2 एंड C6। वो कंपाउंड हमारे पास ये कौन से हैं? इथीन का ये, बेंजीन का ये, एंड इथाइन का हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। और ये उनके क्या है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला उसके अंदर। ठीक है। और मोलिकुलर फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होल नंबर फॉर्मूला होता है। तो आप टू को क्या ले लेंगे? कॉमन। अब देखो इसमें टू को कॉमन, हम यहाँ से कोई कॉमन नहीं ले सकते, तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। यहाँ से हम टू को कॉमन ले सकते हैं एथेनोइक एसिड के केस में, तो टू को कॉमन लिया तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बन गया। यहाँ से हम लोगों ने सिक्स को कॉमन ले लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बन गया। बेंजीन में भी हमने सिक्स को कॉमन ले लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। इथीन में हमने इथाइन में टू को कॉमन ले लिया, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला होल नंबर की फॉर्म में होता है उसको मोलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं। और अगर हम लोग किसी उसको सिंपलेस्ट जो है होल नंबर रेशियो के अंदर ले जाएं बिटवीन द एलिमेंट्स, उनको क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब as आपने पीछे देखा होगा, जो एम्पिरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है
n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये n हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमें उसने एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और मोलिकुलर मास दिया हुआ है, इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो n वो नंबर ऑफ रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो जो हमने कॉमन ली है उसके अंदर से। ठीक है, दिस n रिप्रेजेंट दैट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ, जैसे इसके अंदर वो सिंपलेस्ट, इसमें n की वैल्यू क्या है 2, इसमें n की वैल्यू क्या है 6, इसमें n की वैल्यू क्या है 6, इसमें n की वैल्यू क्या है 2, और ये मेरे पास क्या बन रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। आर वी क्लियर अप टिल हियर? Yes, sir. कैटेनेशन हमारे पास क्या होता है, कार्बन की प्रॉपर्टी टू मेक लॉन्गर चेन्स। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी अबंडेंस में एग्जिस्ट करते हैं? पहली प्रॉपर्टी के वो कैटेनेशन, दैट इज लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं। दूसरा उनके कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तीसरा क्या प्रॉपर्टी थी उसके अंदर हमारे पास, स्टेबिलिटी के बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि दे कैन मेक बॉन्ड्स विद ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट, के साथ ये इजीली बॉन्ड बना सकते हैं। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिएक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है कि ये इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे इनके साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इस वजह से उनकी अबंडेंस, एग्जिस्टेंस जो है सबसे ज्यादा है नेचर में। फिर मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इज मोलिकुलर फॉर्मूला। एंड होल नंबर रेशियो में जो होता है हमारे पास के एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और जिसको हम सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लिखते हैं वो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास होता है। और वो क्लियर? फिर आगे हमारे पास आता है कि Yes, sir. कैसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें उसने आपको परसेंटेजेस दिए होंगे कंपाउंड्स की, उनको उनकी एटॉमिक मासेस से क्या करना है, आप लोगों ने डिवाइड करना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वे हम डिस्कस करने लगे हैं, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेशंस यूं होती हैं कि आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला को क्या करना है, सॉरी उसने परसेंटेजेस ऑफ द एलिमेंट दिया हुआ होगा, उसके अंदर आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है उसके एटॉमिक नंबर से, उसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से सॉरी। और उसके बाद जो है आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगा। अगर वो होल नंबर रेशियो हमारे पास जो रेशियो है वो होल नंबर्स में आ गया है तो हम उसको एज इट इज उनकी एग्जिस्टेंस को डील कर लेंगे। अदरवाइज हमें उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये देखो, इसने कार्बन की कितनी रेशियो दी हुई है 38.4, हाइड्रोजन की 4.8 एंड क्लोरीन की 56.8। अगर मैं कार्बन को उसके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा 12, हाइड्रोजन को डिवाइड करूंगा तो 1, और 56 से डिवाइड करूंगा तो 35.5 होता है, 35.7 होता है, आई गेस 35.5 होता है। 5.5 ही कराया सर मुझे। ठीक है, 38.4 को डिवाइड बाय 12, 4.8 को डिवाइडेड बाय 1 एंड 56.8 को 35.5 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर्स आएंगे। तो यहाँ पर सुन दिए भी मैं इसको डिवाइड करने पे आ गया 3.2, 4.8 एंड 1.6। अब ये देखो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, अभी भी हमारे पास ये रेशियो सिंपल। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक मेथड ये होता है कि जो आपका स्मॉलेस्ट आया है ना आंसर, उससे सबको डिवाइड कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या है 1.6, अगर मैं 1.6 से सबको डिवाइड करूंगा मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है कि हमारे पास आंसर होल में आ जाए। जैसे 3.2 को 1.6 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 1। अब ये किसकी रेशियो थी, कार्बन की, ये हाइड्रोजन की, और ये क्लोरीन की। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H3Cl। ठीक है, बट दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए उससे हमें कोई ना कोई मास देना होगा, जैसे इसमें उसने बताया हुआ है। उसने देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द एम्पिरिकल फॉर्मूला CH एंड मोलिकुलर मास। अब देखो 78 उसने हमें दे दिया, मैंने आपको क्या बताया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से को डिवाइड कर देते हैं मोलिकुलर मास से, तो हमारे पास एक होल नंबर रेशियो आ जाती है। अब कार्बन प्लस हाइड्रोजन का मास ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 12 प्लस 1 13 बन जाएगा। अब 78 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 13 से। 78 डिवाइड बाय 13 क्या आंसर आएगा देखो, 6 उसने दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे नीचे 6। तो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला n इंटू सी एच, 6 इंटू CH लिखो क्या बन जाता है C6H6। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हेक्सीन का फॉर्मूला है हमारे। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला?
एंड देन गो इनटू वो फाइंड आउट करना। अब जब एक वो चाहिए थी कॉन्सेप्ट असेसमेंट, तब इसने हमें दी नहीं है। बट एक दफा मैं आपको दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ। परसेंटेज को किससे डिवाइड करना है आपने? परसेंटेज को उसके Atomic एटॉमिक mass. मास से डिवाइड करना है। हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। अगर तो हमारा पहला आंसर ही सारा होल नंबर में आ जाएगा, हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। लेकिन अगर इनकेस नहीं आ रहा, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उससे हमने सबको क्या कर देना होता है? डिवाइड। अगर फिर भी ना आंसर आए ना, तो हमने उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि वो उसको होल नंबर में ले जाए। जैसे अगर डिवाइड करने के बाद भी आ रहा होता है 1.5, 2.5 एंड 1.5 या 1 व्हाटसोएवर जो भी है। अब मुझे पता है कि मैं 1.5 एंड 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 5। तो फिर अगर स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद भी आंसर हमारे पास होल नंबर्स में नहीं आता ना, तो हम फिर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मूला से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं किसी ऐसे नंबर से कि हमारे पास जो रेशियो है वो होल नंबर्स में। ओके, यह आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। Yes, sir. और मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मैथ्स को क्वेश्चन में हमेशा आपको देगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने जो कैलकुलेट किया होगा उसमें, फॉर एग्जांपल जैसे ये था हमारे पास बना, उसने जैसे एग्जांपल में सी एच दिया हुआ था, उसका मैथ्स को आप ऐड करके फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे और हमारे पास एक रेशियो नंबर आ जाएगा जो कि आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है, वो मोलिकुलर फॉर्मूला बनता सर है। जी। सर अगर एग्जांपल नंबर 1 में आप हम इसको फर्ज करें कि जब हम अबंडेंस को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से, एक हम्म। ऐसा इनमें से होता है जिसकी होल नंबर में आ जाती है और बाकियों की डेसिमल में आ रही है, तो उस केस में सर सारों को ही डिवाइड करेंगे जो स्मॉलेस्ट है, हाँ, या सारों को, सारों उसको रहने को देंगे? जो भी करना है सबको साथ में करना है, इंडिविजुअली किसी को डील नहीं करना। ठीक। एनीथिंग एल्स? नहीं सर। अच्छा, if we're clear up till here, can we move to the next topic? यस सर। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज आते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हमारे पास तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होता है हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्मूला, एक होता है हमारे पास फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक होता है हमारे पास स्केलेटल फॉर्मूला और एक होता है स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। कौन से चार टाइप्स होती हैं? कंडेंस्ड फॉर्मूला, full structural formula, skeletal formula, and stereochemical formulas. Can we keep that in our mind? अब जो यस सर। कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है, जैसे ये इस तरह लिखते हैं ना, CH3COOH, जिसमें हम हर एक का मतलब एटम की बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं विदाउट शोइंग द बॉन्ड्स। जैसे ये आपको क्या बता रहा है कि कार्बन इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन्स एंड कार्बन इज अटैच्ड टू 1 कार्बन, दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू 1 ऑक्सीजन, दिस एंड दिस 1 ऑक्सीजन। तो ये जो इस तरह के फॉर्मूलाज होते हैं जिनमें और फंक्शनल ग्रुप के साथ होते हैं, उनको तो स्पेशली हम ग्रुप ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है किसी भी एलिमेंट के साथ, तो हम उस कार्बन को ब्रैकेट्स में लिखते हैं along with that the functional group। तो कंडेंस फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास ये होता है। इसको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको टेबल में से। जैसे मिथेन का कंडेंस फॉर्मूला CH4 हो जाएगा, इथेन का कंडेंस फॉर्मूला CH3 हमारे पास हो गया। प्रोपेन का, अब देखो इनमें कहीं, अब ये इसने इसके साथ क्यों किया हुआ है, ब्रैकेट्स क्यों डाले हुए हैं? बिकॉज उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है इसके साथ। ठीक है। CH2 हमारे पास ये डबलिंग भी हो रही है। खैर यहाँ पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, बट ये रिपीट हो रहा है हमारे पास, इस वजह से हम इसको वो उस फॉर्म में लिख रहे हैं कि ग्रुप में आ रहा है। तो इस तरह के फॉर्मेशन में जब हम लोग लिखते हैं तो वो कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है। अब ये देखो, अब गौर करोगे तो ब्रैकेट्स में वही लिखा हुआ है जिसकी रेपिटेशन हो रही है। अब देखो हेक्सेन में CH2, अब 4 दफा लिखने की बजाय उसने क्या कर दिया, CH2 को इंटू 4 लिख दिया। हेप्टेन में 7, ये तो आपको याद है ना, मेथ का मतलब एक, H2, prop 3, but 4, pent 5, dec 10, non 9, oct 8, hept 7, hex 6 एंड हाँ बाकी सारे हो गए हमारे पास।
और ये जो एंडिंग होते हैं ये हमें फंक्शन ग्रुप का बता रहे होते हैं। अगर एंड में एन आके लगा हुआ है इट मीन ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अल्केन से बिलोंग करते हैं, एल्केन। सारे अल्केन से बिलोंग करते हैं। तो ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ होगा इट मींस ये या तो वो रेपिटेशन है या उसके साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है। फिर अगर हम इन्हीं को ओपन फॉर्म में करके लिख दें तो वो उसको क्या कहलाया जाता है, फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला एथेनॉल का। सिमिलरली अगर मैं पेंटेन या ब्यूटेन का बनाऊं तो क्या बनेगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन हाइड्रोजन, वन टू वन टू वन टू थ्री, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनता है। ठीक है, फिर स्केलेटल फॉर्मूला होता है कि हमारे पास समटाइम्स बहुत बिगर चेन्स होती हैं, हम उनको इतना ओपन कंडेंस्ड फॉर्म में या स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको हम नहीं लिख सकते, तो हम उसके लिए स्केलेटल फॉर्मूला यूज करते हैं। उसमें हम इस तरीके से कि हर टर्मिनल या वर्टेक्स के ऊपर इट मीन्स कि एक कार्बन प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, कार्बन कार्बन यस सर। कार्बन कार्बन, और ब्यूटेन टू ओ लिखा हुआ है इट मीन सेकंड कार्बन के साथ कौन सा अटैच है, OH का ग्रुप अटैच है। तो थर्ड कैटेगरी हमारे पास ये होती है। कंडेंस्ड हमारे पास क्या था, अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या था अगर हम उसको ओपन फॉर्म में लिख दें। स्केलेटल फॉर्मूला का भी यूज करते हैं जब हमारे पास बिगर चेन्स होती हैं। इट मींस हमारे पास वर्टेक्स के ऊपर स्केलेटल फॉर्मूला इज मोस्ट इजी टू ड्रॉ, इसमें हमें कुछ भी शो नहीं करना पड़ता। इट मींस इट्स ब्यूटेन, इट्स ब्यूटानॉल, ना हमें सी लिखना पड़ा ना एच लिखना पड़ा, कुछ भी नहीं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को मेंशन आउट करना है। ठीक है, इसमें ऑटो ये मतलब होगा कि जितने एजेस बन रहे हैं और जितने वर्टेक्स बन रहे हैं उनके ऊपर एक कार्बन अटैच्ड होगा। ये वर्ड इसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इन स्केलेटल फॉर्मूला ओनली लाइंस आर ड्रॉन वेयर ईच एंड, ये एंड है, एंड ईच वर्टेक्स, ये जो बड़े सर्कल्स बनाए हैं ये वर्टेक्स शोज के यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम्स प्रेजेंट है हमारे पास। एंड थर्ड ये होता है, सॉरी जो लास्ट होता है वो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला होता है कि अगर हमें उसको एंड जो हमने पढ़े थे ना एंगल्स पढ़े थे, टेट्राहेड्रल और टेट्रागोनल और ये तमाम चीजें के यस एंगल सर। मतलब उसकी सिमेट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिमेट्री क्या है एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो हम किसको यूज करते हैं, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूलाज को। वो सिर्फ उसकी प्रेजेंस ऑफ बता रहे होते हैं कि थ्री डायमेंशनली वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर ऐसे डॉटेड लाइंस लिखी होंगी इट मींस इट्स इनसाइड द प्लेन, और अगर ये ऐसे ब्लॉक्ड होंगी फुली बोल्ड होंगी इट मींस इट्स आउट ऑफ द प्लेन। तो जो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला होता है ये उसने लिखा भी, केमिस्ट नीड्स फॉर्मूला दैट कुड गिव स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पेस विद एटम्स इन एक्स एंड वाई एंड जी प्लेन के अंदर। ठीक, किसका क्या, क्योंकि याद है ना हमने जब वो एमओटी और वैलेंस बैंड थ्योरीज को पढ़ा था, और एक दो और थ्योरी थी मुझे उनका नाम ज़हन पे निकल गया, लेकिन जिसमें हम लोगों ने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था, और ये आई गेस ये एमओटी ही था यस हमारे सर। पास। उसमें हमने कहा था कि ये जो एंगल्स होते हैं ये सिमेट्रीज जो हैं ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा रही होती हैं। इसी तरीके से अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है तो ऑब्वियसली हमें उन्हें थ्री डायमेंशनल वे में या टू डायमेंशनल वे में उसको देखना पड़ेगा कि कार्बन का किसके साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ताकि वो बॉन्ड जो होते हैं वो इसको शो करते हैं कि विच इज क्लोजर विच इज नॉट टू क्लोजर, उससे सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती थी ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर के अंदर। तो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला आसान लफ्जों में ये है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिमेट्री को जो है वो क्या करता है, शो करता है इन थ्री डायमेंशन के अंदर। ठीक है, आगे उसने टेबल में शो किया हुआ है मोलिक्यूलर वर्सेस कंडेंस्ड वर्सेस स्ट्रक्चर वर्सेस स्केलेटल फॉर्मूला को। अब मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन C3H8, कंडेंस्ड फॉर्म में CH3 CH2 CH3, स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये, और स्केलेटल देखो सबसे आसान। अब जहां पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे डबल बॉन्ड शो कर दिया उसने। अब ये देखो जिसके साथ फंक्शनिंग ग्रुप अटैच था वहां पे ब्रैकेट्स अटैच कर दी उसने। अब किस कार्बन के साथ अटैच था, सेकंड कार्बन के साथ, उसने सेकंड कार्बन के साथ वो अटैच कर दिया, और वन टू थ्री कार्बन से थर्ड सेकंड कार्बन से OH का ग्रुप अटैच था वो आ गया। ये कौन सा प्रोपेनॉल बन रहा है, प्रोपेनॉल का मतलब क्या है, ये कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड का। प्रोपेनोन बन रहा है विच मींस इट्स अ कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है। skeletal formulas और ये इस तरीके से बनता है। This is your concept assessment that you will do right away after a few minutes. होमोलोगस सीरीज हमारे पास
बहुत मजे की चीज होती है। होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या होता है, जिस तरह हमारे पास कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केस में इनको डिस्कस किया जाता है। होमोलोगस सीरीज के अंदर सबके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेशली जो है वो सेम होती हैं। उनके सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, हैज इट्स ओन फंक्शनल ग्रुप, ईच मेंबर इंक्रीजेस बाय CH2 ग्रुप से इंक्रीज होता है। उनके जनरल फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे अल्केन का CnH2n, alkene, and ये अल्कोहल्स का फॉर्मूला। ऑल मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, यानी जो जिनके एंड पे एन आ रहा होगा, वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे, अल्केन की फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली क्या होंगी, सेम होंगी। और उनके अंदर ईच नेक्स्ट मेंबर हैज एन इंक्रीज ऑफ CH2 का इंक्रीज उसके अंदर हमारे पास आ रहा होगा। और जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं, सडनली चेंज नहीं होती हैं हमारे पास। उनका सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। तो जो मोटी मोटी हमारे पास फैमिलीज अंक का टेबल उसने बनाया हुआ है, अल्केन विच हैज अ फंक्शन जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी उसका जनरल फॉर्मूला होता है। इट्स अ, ये आर के बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अल्कीन विच इज CnH2n, अल्काइन विच इज CnH2n। इसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, इथेन, इथीन एंड इथाइन। फिर हेलो हेलोजनो अल्कीन्स के जिनके साथ आके अल्केन का ग्रुप हेलोजन से आके अटैच होते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन से अटैच होते हैं। अल्कोहल्स अगर OH का ग्रुप अटैच होगा। ईथर्स हमारे पास होते हैं, वो आपको याद है जो बनते थे, अ, अच्छा खैर शायद नहीं आपने वो पढ़े भी होगा कि नहीं। खैर उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, O अटैच होता है टू कार्बन। फिर अमाइन जिसमें NH2 का ग्रुप आके लगा होता है, साइनाइड का ग्रुप होता है जिसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन अटैच होते हैं। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, C ट्रिपल बॉन्ड N। कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O होता है सिर्फ। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल OH होता है। एस्टर्स में ये वाली लिंकेज होती है हमारे पास। ये OH और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक की कंडेंसेशन से ये बनता है हमारे पास। अमाइड में C डबल बॉन्ड O, NH2 जो प्रोटीन्स के अंदर हम लोग पढ़ते भी हैं। एसिड के अंदर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, हेलाइडाइंस अटैच होते हैं। और एरोमेटिक आपको याद ही है वो जिसमें हमारे पास साइक्लिक बनते